नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। प्रोफेसर साहब, बहुत से इश्यूज हैं। भगवान के प्रसाद लड्डू से लेके पन्नू जी का एफआईआर करना, एफसीयू जो बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला आना, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि एक डिस्कोर्स हम लोग चूंकि उसको ज्यादा क्लोजली वॉच कर रहे हैं, ये कहीं से भी ना मोदी जी ना बीजेपी सुधरती हुई नहीं दिखाई दे रही है। नड्डा साहब चिट्ठी लिख रहे हैं और जो चिट्ठी का उन्होंने, खड़गे जी की एक चिट्ठी आई राहुल गांधी के ऊपर, जो जिस तरह से बीजेपी के कुछ नेताओं ने जबान काट लेंगे, ये कर लेंगे, इनकी दादी का हाल करेंगे, उन्होंने एक चिट्ठी लिखी थी। उसके जवाब में जो 3 पेज की चिट्ठी नड्डा साहब ने लिखी, मुझे नहीं लगता था इतनी घटिया चिट्ठी कोई कोई किसी पार्टी का अध्यक्ष लिखेगा। दूसरी तरफ मोदी जी अभी भी वही भाषा, कश्मीर में जाके कि एक वायरस अमेरिका गया था, उस वायरस ने, और एक तीसरी बात मैं और इसलिए जोड़ दूं, ये आकाश आनंद बीएसपी के हैं, उनको फटकार मिली थी और मायावती जी ने उनसे उनके लिए कहा था ये अपरिपक्व नेता हैं, इसलिए उनको हटा दिया था उन सारे कामों से जब उन्होंने बीजेपी पे हमला बोला था लोकसभा चुनाव में। अब की वो जाके हरियाणा में बता रहे हैं और नारे लगवा रहे हैं कि कांग्रेस आरक्षण खत्म करने वाली है, राहुल गांधी आरक्षण, और खड़गे के लिए नारा लगवा रहे हैं कि ये कांग्रेस का नहीं, खड़गे मतलब चमचा चमचा, वो चमचा चमचा करके खुश हो रहे हैं और बहुत ही उनके हिसाब से बहुत सक्सेसफुल मीटिंग करके आए। खड़गे को चमचा चमचा का नारे लगवा के मुझे लगता है अपने आसमान में थूक रहे हैं, जो थूक उन्हीं के ऊपर गिर रही है। मैं इन तीनों, ये जो डिस्कोर्स हो गया है प्रोफेसर साहब, ये कहीं कहीं तो मतलब बॉटमलेस है, कहां पर जाके रुकेगा? देखिए, अभी मैं एक टिप्पणीकार का लेख पढ़ रहा था और मैं उसकी बातों से सहमत था। उनका कहना यह था कि पिछले 100 दिन से ज्यादा का समय नरेंद्र मोदी ने केवल ये साबित करने की कोशिश में गुजारा है कि राजनीति में कुछ नहीं बदला। जैसे कि 4 जून 2024 का जो दिन था, वो दिन घटित ही नहीं हुआ। उनका बहुमत कम हुआ हो या ना हुआ हो, वो मानते हैं कि कुछ नहीं हुआ, सब कुछ वैसा का वैसा ही चल रहा है और वो बदली हुई परिस्थिति को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। अगर ये केवल एक रणनीति होती और केवल एक दिखावा होता तो कोई बात नहीं थी। भाई, एक सरकार ये दावा कर ही सकती है कि नहीं वो कमजोर नहीं, वो मजबूत सरकार है। भले ही वो गठजोड़ सरकार है, लेकिन वो एक मजबूत सरकार है और मोदी जी के पास ये दावा करने के लिए बहुत कुछ है। उनके पास 240 सीटें हैं और जो उनके सहयोगी दल हैं वो उनकी संसदीय औकात सांसदों की संख्या के लिहाज से कुछ भी नहीं है। भाई, जनता दल यूनाइटेड और तेलुगु देशम पार्टी के पास कुल मिला के 28 सीटें हैं, बाकी सब तो एक एक दो के लोग हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का इस सरकार के ऊपर प्रभुत्व और वर्चस्व है, इसमें कोई शक की बात नहीं। मोदी जी इस तरह का दावा करके कह सकते हैं कि ठीक है, हमारी कुछ थोड़ी बहुत सीटें कम हो गई हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक कमजोर सरकार हैं। मैं एक ऐसा प्रधानमंत्री हूं जो कि बहुमत खो जाने की निराशा से आहत हो गया है, ये सब वो दावा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये केवल दावा ही होता तो बात दूसरी थी। दरअसल भारतीय जनता पार्टी, उसके रणनीतिकार नरेंद्र मोदी, जगत प्रकाश नड्डा, अमित शाह, इन सब बातों को मनी मन मानते भी हैं। ऐसा नहीं है कि सामने से वो दावा कर रहे हैं और पीछे से वो बदली हुई परिस्थिति से अपनी पूरी नीति को रिकैलिब्रेट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कर रहे हैं। इससे उनको बहुत नुकसान हो रहा है। आज जो बिल्कुल एक भयंकर नुकसान की स्थिति में है वो इसीलिए है। आप हरियाणा और जम्मू कश्मीर का चुनाव देखिए। आप हरियाणा के पहले चुनाव में क्या हाल हुई, मोदी कुरुक्षेत्र की पहली रैली में मोदी की रैली क्या हाल हुआ। भाजपा जानती थी कि यहाँ बहुत कम लोग आएंगे, टेंट भी बहुत छोटा सा लगाया था, वो भी टेंट पूरा नहीं भरा। और देखते देखते क्या हुआ, देखते देखते मोदी जी जैसे भाषण शुरू हुआ, लोग उठ के जाने लगे वहां से। झारखंड की मीटिंग में तो मोदी जी मंच से जोर जोर से श्रोताओं को डांट रहे थे, तस्वीरें लेने वालों को डांट रहे थे। वहां तो ये हालत थी। तो टीवी पे खुद मैंने उन्हें ये सब करते हुए देखा, जो पहले नहीं थे। पहले सब चीजें उनकी सेट होती थी और बड़े स्मूथली, बड़े मतलब आराम से वो सारी चीजें बन जाती थी उनकी है। तो इनकी बहुत हालत खराब है। घाटी में अपने पूरे राजनीतिक इतिहास में सबसे कम सीटें लड़ा रहे हैं। 2000 जो 90 के दशक में सीटें लड़ाई थी, उससे भी कम सीटें लड़ा रहे हैं। 28 सीटें घाटी में लड़ाई नहीं रहे हैं। ये उम्मीदवार ही नहीं खड़े किए उन्होंने। तो इस वक्त भारतीय जनता पार्टी, एक मेरा मानना यह है कि एक ऐसे संकट से गुजर रही है जिसका हल लफाजी के जरिए नहीं हो सकता है।
मोदी जी चाहते हैं कि इसका हल भाषण और लफाजी के जरिए हो जाए या कोई प्रबंधन की कोई ट्रिक अपना के अमित शाह इसका हल कर दें। ये नहीं हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी एक राजनीतिक संकट से गुजर रही है, एक सांगठनिक संकट से गुजर रही है, छवि के संकट से गुजर रही है, गवर्नेंस डेफिसिट से गुजर रही है। ये संकट चौतरफा है। 4 पहलू तो मैंने आपको आपके सामने रखे। ये संकट चौतरफा है और ऐसे संकट को अगर आप ठीक से शिनाख्त नहीं करेंगे, उसकी काट नहीं तैयार करेंगे, उसका समाधान नहीं खोजेंगे, उसके लिए एक फौरी और दूरगामी रणनीति नहीं बनाएंगे, तो आपके ग्राफ का दक्षिणावर्त, साउथवर्ड, आपके ग्राफ का जाना बिल्कुल तय है। आप उससे बच नहीं सकते। और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी इसके लिए मुझे कम से कम अभिशप्त दिखते हैं। मैं गलत हो सकता हूं, मैं अपनी गलती स्वीकार कर लूंगा, लेकिन आज की तारीख में इनकी यही हालत। अब आपने एक दूसरी बात पूछी, ये आकाश आनंद वाली। देखिए, काशीराम ज्यादा कोई लिखने वाले राजनेता तो थे नहीं, लेकिन उन्होंने एक किताब लिखी थी। काशीराम, किताब है मेरे पास। उस किताब का शीर्षक था एज ऑफ साइकोफेंट्स। हिंदी में उसका नाम था चमचा युग। जितने भी दूसरे दलित नेता होते थे, जगजीवन राम उनके लिए चमचे थे, मतलब जो भी दलित नेता होते थे उनको गांधी जी ने बताया, वो उन्होंने काशीराम ने बताया है कि ये जो है ना, कोई गांधी का चमचा है, कोई कांग्रेस का चमचा है, मतलब ये लोग चमचा हुए, कोई ठाकुरों का चमचा है, कोई ब्राह्मणों का चमचा है। रामविलास पासवान को कहते थे ये ठाकुर, उसमें लिखा है, रामविलास पासवान ने लिखा है ये ठाकुर का ठप्पा है। जब ठाकुर उसको वोट देते हैं तो ये चुनाव जीत जाता है, और ठाकुर वोट देने से इनकार करते हैं तो ये बुरी तरह चुनाव हार जाता है। इस तरह बड़ी अपमानजनक भाषा में वो तमाम बातें लिखी हैं, एज ऑफ साइकोफेंट्स ये लिखी हैं। और ये जो मुहावरा चमचा युग वाला लिया है आकाश आनंद ने, ये वहीं से लिया है। मल्लिकार्जुन खड़गे को ये चमचा बता रहे हैं। देखिए, भारतीय बहुजन समाज पार्टी कर क्या रही है? बहुजन समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी का खेल खेल रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की प्रॉक्सी प्लेयर है। और अब पहले केवल उत्तर प्रदेश में प्रॉक्सी प्लेयर थी, अब उत्तर प्रदेश से बाहर निकल के हरियाणा में प्रॉक्सी प्लेयर की भूमिका निभा रही है। और मायावती की छवि में जो गिरावट आई थी उत्तर प्रदेश में उनकी राजनीति के कारण, हरियाणा के चुनाव में वो गिरावट और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। क्यों? कि उत्तर प्रदेश में तो अभी बीजेपी के दावे में काफी दम है। मैं ये नहीं मानता हूं कि बीजेपी का दावा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल 100% खत्म हो गया है। भाई, बीजेपी अभी उत्तर प्रदेश की बहुत शक्तिशाली पार्टी है। एक चुनाव में केवल उसकी हार हुई है, लेकिन हरियाणा में तो भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक डिफीट होने आ रही है, हिस्टोरिकल डिफीट। मुझे कोई शक नहीं है। देखो, चुनाव में भविष्यवाणी करना बड़ा खतरा लेना है, बाद में बड़े जूते पड़ते हैं, भाई आपने ये कहा था, ये हो गया। लेकिन इस मामले में तो मैं बिल्कुल निशंक भाव से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी ढूंढती रह जाएगी कि उसको वोट किसने दिया। और सीटें, मतलब अहीरवाल में जहां 12 सीटें यादव प्रधान सीटें हैं, जहां लोकसभा चुनाव में भाजपा को थोड़ा अहीरवाल ने बचा लिया, और पूरा दक्षिण हरियाणा में सारे यादव प्रधान नहीं है, दक्षिण हरियाणा बड़ा है, उसमें मेवात भी आता है कि नहीं। लेकिन अहीरवाल की 12 सीटों या यादव प्रधान सीटें 25 से लेके 30-35% यादव, वहां पे 35% यादव हैं वहां पर। आज मैंने वहां के एक बुद्धिजीवी से, और राजनीति की गहरी जानकारी रखते हैं, खुद भी यादव हैं, राव हैं, वो उनसे बातचीत की तो उन्होंने कहा, देखिए हम लोग यहाँ पे हरियाणा बीजेपी का बड़ा समर्थन था, बीजेपी का ये गढ़ हो गया था, लेकिन बीजेपी यहाँ मुश्किल से 2 या 3 सीटें जीत पाएगी। यानी 12 सीटें जहां बीजेपी को जीतनी चाहिए थी, वहां बीजेपी 2 या 3 सीटें जीत पाएगी। तो अपने गढ़ में जब ये हालत है, अब एक जमाने में यादव लोग जाटों से नाराज थे, आजकल वो पंजाबियों से नाराज है, मनोहर लाल के वोटों से नाराज, पंजाबियों से नाराज है। तो ये स्थिति है। तो जब हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का भयंकर स्खलन होगा, तब उसका नुकसान मायावती को भी होगा, उनका नुकसान आकाश आनंद को भी होगा, उनकी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को होगा। तो ये लोग सब अपनी राजनीति के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे हैं। जी। प्रसाद, एक बड़ा प्रकरण, अभी गणेश चतुर्थी गई, मोदक मेरे घर में भी मेरे 1-2 मित्रों ने भिजवाया मोदक। एक लड्डू प्रकरण शुरू हो गया है, और वो बड़ा, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं कि वो लड्डू में कोई कह रहा है गाय की चर्बी मिली है, कोई कह रहा है नहीं बफलो की चर्बी मिली है, और रेट दिखाए जा रहे हैं, और रोज उसमें कुछ ना कुछ लंबे लंबे लेख आ रहे हैं। ये भी हो रहा है कि उत्तर प्रदेश में राम जन्मभूमि वाला जब अयोध्या में हुआ था, तो उसमें भी वहां से लड्डू आए थे। एक बड़े उसकी कंट्रोवर्सी हो रही है। इस पे जरा आपका क्या टेक है, और आप इस पूरे प्रकरण को कैसे देख रहे हैं, ये जरा मैं समझना भी चाहता हूं आपसे। देखिए, मुझे तो ये बहुत ही खतरनाक और खौफनाक प्रकरण लग रहा है। अगर इस प्रकरण का ठीक से हम लोगों ने शवोच्छेदन नहीं किया, ठीक से इस प्रकरण की शल्यक्रिया नहीं की, समीक्षा नहीं की, तो इससे हम लोग भारतीय लोकतंत्र को
नुकसान पहुंचाने के हम लोग भी उसमें सह अपराधी माने जाएंगे, हम लोग भी कॉम्प्लिसिट माने जाएंगे उसके। उसकी एक वजह है कि इसमें एनडीए, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस की दो बड़ी पार्टियां इसके अंदर शामिल हैं और दोनों के पास अलग अलग सरकारें हैं। केंद्र में भाजपा के प्रभुत्व की सरकार है और आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू की सरकार है। बड़ा अच्छा चुनाव उन्होंने जीता और इसमें ईसाई समुदाय को टारगेट किया, ईसाई समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है। इसलिए क्योंकि जो वाईएसआर कांग्रेस है उसके नेता जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, ये ईसाई धर्मावलंबी है। इनके पिताजी राजशेखर रेड्डी जो कांग्रेस के 10 साल तक मुख्यमंत्री रहे, वो भी ईसाई धर्मावलंबी। तेलुगु देशम पहले भी राजशेखर रेड्डी के खिलाफ ये मुहिम चलाती रही है कि ये ईसाई है, हिंदू विरोधी हैं और ये ईसाई एजेंडा चला रहे हैं, लेकिन कभी उनकी मुहिम वो कामयाब नहीं हुई। इस बार भी वो चुनाव जीते इसलिए नहीं जीते कि हिंदुओं की नुमाइंदगी करते हैं और राजशेखर रेड्डी और जगन मोहन रेड्डी ईसाई हैं इसलिए वो चुनाव नहीं हारे, इसलिए नहीं हारे। वो इस बार भी नहीं चला, वो दूसरी वजहों से उनकी हार जीत हुई है। अब स्थिति क्या, आप जरा सोचिए, देश की सबसे बड़ी और प्रतिष्ठित जो फॉरेंसिक लेबोरेटरी है वो कहाँ है? हैदराबाद में। लेकिन तिरुपति मंदिर के लड्डुओं का जो सैंपल है वो जांच करने के लिए कहां भेजा जाता है? गुजरात की एक लेबोरेटरी। आप सोचिए, जो सबसे बड़ी लेबोरेटरी, सबसे महत्वपूर्ण केंद्र सरकार की लेबोरेटरी है वो हैदराबाद में है और गुजरात भेजा जाता है उस सैंपल को। अच्छा, इस प्रकार की जांचों में बड़ा समय लगता है, लेकिन जैसे ही जुलाई में भेजा जाता है 10-12 दिन के अंदर वहां से जांच होके आ जाती है। मैंने जांच की पूरी रिपोर्ट खुद पढ़ी है, इसलिए मैं कह रहा हूं। अब आप उस जांच में देखिए, जो जांच की मुख्य रिपोर्ट है उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है कि लड्डू में सुअर की और गाय की चर्बी है, ये उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है। उसमें एक एनेक्स्चर लगा हुआ है उस रिपोर्ट के, उस एनेक्स्चर में इस चीज का जिक्र है, लेकिन उसकी मात्रा नहीं दी गई है कोई भी। पहली बात तो हैदराबाद में जांच नहीं कराई गई, जांच कराई गई गुजरात में, और जांच इतनी जल्दी आ गई कि उस पर शक होना बहुत स्वाभाविक है कि इन चीजों में समय लगता है। फिर उसके अंदर मुख्य रिपोर्ट में उस गड़बड़ी का जिक्र ही नहीं है जिस गड़बड़ी के लिए इतना हंगामा हो रहा है। जहां जिक्र है एनेक्स्चर में, वहां उसकी मात्रा ही लिखी हुई है कि भाई मिलावट है तो कितने प्रतिशत मिलावट है, कुछ नहीं लिखा हुआ है उसके अंदर। और सुनिए, ये सारे काम जुलाई में हो गए थे। नायडू साहब जुलाई में हाथ में, तब से नायडू साहब क्या कर रहे थे भाई? बाकी जुलाई भी निकल गई, अगस्त निकल गया और आज 21 तारीख है, कल 20 तारीख थी। दिसंबर भी 3/4 निकल गया, 2/3 दिसंबर भी निकल गया। इतने दिनों बाद अचानक आपने चुना कि इसे हम सार्वजनिक जीवन में डालेंगे, पब्लिक डोमेन में इसको डालेंगे, तब आपने इसको जोड़े। अब उसके बाद तुरंत नड्डा साहब बयान देते हैं कि हमने नायडू से कहा है कि वो उस रिपोर्ट को भेजें, हम उसे FSSAI से जांच कराएंगे। तो अभी तक आपने उसे जांच क्यों नहीं कराई भाई? क्या कर रहे थे आप पूरे 1.5-2 महीने आप क्या कर रहे थे? आप 2 महीने से आप इस रिपोर्ट को दबाए क्यों बैठे हुए थे? क्या सोच रहे थे? क्या साजिश कर रहे थे? क्या बात दिमाग में आ रही थी आप? इसका राजनीतिक दोहन किस तरीके से किया जाए? अच्छा, बात अगर वास्तव में आपको लग रहा था कि हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और उनके महाप्रसादम में गाय और सुअर की चर्बी मिलाई जा रही है, तब तो आपको बेचैन हो जाना चाहिए था और आपको जल्दी जल्दी किसी कुशल व्यक्ति को लगाकर, कुशल अफसर को लगाकर इसकी जांच कराकर, तस्दीक कराकर कौन दोषी है अभी तक फिक्स कर देना चाहिए था उसको। और आपको दावा करना चाहिए था कि हमने दोषी पकड़ लिया है और हम इसको बड़ी गंभीर सजा देने जा रहे हैं। देखिए, एक बार जब लखनऊ के लोग जाते हैं तिरुपति में तो आके वो आपको भी लड्डू खिलाते हैं। जी। गाजियाबाद में आते हैं तो हमको भी लड्डू खिलाते हैं। वो एक बार जब सबको लग जाएगा कि भाई प्रसाद के अंदर इतनी भीषण किस्म की मिलावट, अपवित्रता हो सकती है, तो उसे सिद्धि विनायक के लड्डू पे भी शक होगा, उसे बालाजी मंदिर के लड्डू पे भी शक होगा, उसे बाबा विश्वनाथ के मंदिर के लड्डू पे भी शक होगा, क्योंकि प्रसाद, ये तो बहुत बड़ी बात है ना। आप एक संदेह का माहौल तैयार कर रहे हैं। मेरा मानना यह है कि ये दोनों पार्टियां जो कि एनडीए की पार्टियां हैं, ये मिलकर हिंदू प्रतिक्रिया को एक नए मुकाम तक ले जाने और एक नई धार देने की कोशिश इसके जरिए कर रहे हैं। अगर ये नहीं होता, इस मामले पर इतना दोनों पार्टियों का संदिग्ध आचरण नहीं होता। टीवी पे कलाबाजियां खाई जा रही हैं,
56 किस्म के बयान दिए जा रहे हैं, और उसमें गिरिराज सिंह तो बिल्कुल तय, वो बैठे ही रहते हैं एक जगह माइक लगाए हुए। कोई भी घटना होती है हर 3 दिन बाद उनका एक बयान आता है जो भयानक रूप से अल्पसंख्यक विरोधी होता है और बहुत ही भद्दा और खराब बयान होता है। तो ये स्थिति है, ये स्थिति बन गई है। जब से बहुमत खोया है तब से कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं कोई हिंदू प्रतिक्रिया के लिए ट्रिगर पॉइंट मिल जाए। ये भी कोशिश, ट्रिगर पॉइंट को खोजने की कोशिश है। दुर्भाग्य से चंद्रबाबू नायडू ने स्थानीय राजनीति के चलते एक नेता को, ऐसे नेता को निशाना बनाया है जिसको जो ईसाई धर्मावलंबी है। ऐसी स्थिति में हो सकता है कि अंतरराष्ट्रीय दबाव पड़े तो उनको जल्दी ही ये सब चीजें बंद कर देनी पड़े। आपको याद होगा 2014 में जब नरेंद्र मोदी पहला चुनाव जीते थे तो शुरू में चर्चों पे पत्थर फेंके जाने लगे थे, फिर ऊपर से दबाव पड़ा, यूरोप से पश्चिम से दबाव पड़ा, वहां मरोड़ी गई तो तुरंत पत्थरबाजी बंद कर दी गई। आज तक 10 साल से पत्थर फेंके ही नहीं गई चर्चों की। तो इनका जो बहुत ही भोंडे और भद्दे किस्म की राजनीति जो है, बहुत ही विकृत किस्म की राजनीति है, उसकी ये सब परतें कोई भी आसानी के साथ खोल सकता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है इन लोगों की पॉलिटिक्स को समझने के लिए। जी प्रोफेसर साहब, एक और इम्पोर्टेंट चीज आज मतलब एज अ सोशल मीडिया डिजिटल चैनल, यूट्यूब चैनल, एक बड़ा आज मतलब फैसला सुबह पेपर में आया, कल आ गया था वो। बॉम्बे हाई कोर्ट ने जो फैक्ट चेक यूनिट थी जिसका एक केंद्र सरकार लाई थी कि हमारे किसी भी कंटेंट को एक एफसीयू जो सरकार द्वारा अपॉइंटेड होगा वो बता देगा कि इसमें क्या क्या आपत्तिजनक है, उसको स्क्रैप कर दिया। और मेरे ख्याल में एक बड़ी भारी एक हम लोगों को राहत है। मैं इस पूरे उसमें, क्योंकि ये लंबा चला था, डबल जज का ऑर्डर था, स्प्लिट ऑर्डर हुआ, एक बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक तीसरे डॉक्टर जस्टिस चंद्रूकर को अपॉइंट किया, उन्होंने एक ठोक के, जिसको कहते हैं ठोक के ऑर्डर दिया है, ठीक से लिखाया है। इस पे जरा ये राहत है हम लोगों के लिए। मैं इस चीज को शुरू से देख रहा हूं क्योंकि मुझे भी इसमें बहुत दिलचस्पी थी, और आज भी मैंने एक विस्तार से उस फैसले के बारे में पढ़ा है। और वो फैसला तो पूरी तरीके से सरकार द्वारा सेंसरशिप की जो नियत है उसकी पोल खोल देता है। उसमें कहा भी गया है कि आप ये सारे काम जो है वो सेंसरशिप लागू करने के लिए कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो मैं उन वाक्यों को पढ़ के सुना सकता हूं जो जजमेंट में है। आप एक मिनट की मोहलत दीजिए, मैं उन वाक्यों को पढ़ के सुना सकता हूं जो कि उस जजमेंट में है। आप देखिए, एक तो जज साहब ये मानते हैं कि फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग किसी भी न्यूज के ऊपर, किसी भी खबर के ऊपर अगर आप फेक, फॉल्स और मिसलीडिंग का आरोप लगाते हैं तो ये अस्पष्ट है और अतिरेक पूर्ण है, ये वेग है और आप ओवरबोर्ड जा रहे हैं। दूसरी बात आप ये तय करते हैं कि कौन सी खबर सच है, कौन सी खबर झूठ है। ये तय करने का अधिकार सरकार का है ही नहीं। अच्छा, दूसरे ये तर्क देना कि जब सरकार फैक्ट चेक यूनिट उस पर आपत्ति दर्ज कर देगा और उसको हटाने के लिए मजबूर करेगा, जो सेफ हेवन मिला हुआ है, जो कंटेंट दे रहा है उसको, उस सेफ हेवन उससे छीन जाने का, तो वो उसके ऊपर भी कहते हैं कि उसको अदालत में चुनौती दे सकते हैं। तो उन्होंने कहा ये बिल्कुल ये प्रॉपर सेफगार्ड नहीं है, आप ये इसको नहीं कर सकते। आप देखिए, साफ कहते हैं पिटिशनर्स वर करेक्ट। पिटिशनर कौन है? पिटिशनर है कुणाल कामरा, कुणाल कामरा, एडिटर्स गिल्ड और जो टीवी वालों का एक संगठन है, वो ये लोग पिटिशनर है। और वो साफ कहते हैं जज साहब, petitioners were correct in saying that the state cannot coercively classify speech as true or false and compel the non-publication of the latter. बिल्कुल स्पष्ट रूप से उसमें कहा जाता है। तो ये पूरा का पूरा जो right of citizens to participate in the representative and participative democracy of the country is meaningless unless they have access to authentic information and are not misled by misinformation. और इसमें इतनी कड़ी बातें कही गई हैं सरकार के बारे में कि अब सरकार की इससे आंख खुल जानी चाहिए। अब देखिए सरकार क्या करती है, इसमें आगे क्या करती है। वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जवाब देने से इनकार कर दिया, तो कहा था कि इसको बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला इसमें आ जाना चाहिए। अब वो फैसला आ गया है। तो अब मेरा मानना यह है कि ये एक बहुत बड़ा तमाचा है। और जिस तरीके
से ऑनलाइन कंटेंट को सेंसर करने का जो हथकंडा सरकार ने निकाला है और उत्तर प्रदेश में भी उत्तर प्रदेश सरकार भी इस तरह की नियमावली एक निकाल चुकी है, उसमें भी अगर कोई अदालत चला जाए तो उसका भी यही हाल होने वाला है। वो कैरेट एंड स्टिक है। ये उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि 8 लाख रुपया महीना देंगे हम लोग रजिस्टर कराने, हर महीना 8 लाख देंगे, सरकार के गुणगान करिए, लेकिन अगर कहीं गुणगान में चूक हो गई तो आजीवन कारावास भी है। आजीवन मतलब 1-2-3 साल चक्की नहीं पीसेंगे, आजीवन चक्की पीसेंगे। खैर नहीं वो तो अच्छा, मेरा इसमें एक सुझाव भी है जो मैं और दूसरे मंचों पे भी देता रहा हूँ, और आपको इसलिए दे रहा हूँ सुझाव क्योंकि आप इस बात को ज्यादा समझ सकते हैं। मेरे ख्याल जितने भी लोगों को मैंने सुझाव दिया उसमें सबसे ज्यादा आप इस बात को समझ सकते हैं। मेरा मानना है कि अब वो वक्त आ गया है कि जो लोग यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूब के ऊपर राजनीतिक समीक्षा, न्यूज, कंटेंट, रिपोर्टिंग दे रहे हैं, और दरअसल मैं समझता हूं कि वो भारत में पत्रकारिता की जान बन गए। इन लोगों को किसी और बात पर मतभेद बना रहे, किसकी कोई राय है, किसी वो अलग बात है। इस प्रश्न के ऊपर उनको जो सेंसर करने की एक लगातार जिद भरी कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है, केंद्र सरकार की तरफ से हो रही है, राज्य सरकारों की तरफ से हो रही है, इस एक सूत्रीय मुद्दे के ऊपर अपने बीच में एक एकता करनी चाहिए, एक मंच बनाना चाहिए और एक प्रतिवेदन ड्राफ्ट करके विपक्षी पार्टियों को देना चाहिए, इंडिया गठबंधन को देना चाहिए, और एनडीए के भाजपा के अलावा जो दूसरे दल हैं उनको भी देना चाहिए, राष्ट्रपति को देना चाहिए, चुनाव आयोग को देना चाहिए, उपराष्ट्रपति को देना चाहिए, और साथ में एमनेस्टी इंटरनेशनल को और यूएन को भी भेजना चाहिए। ये काम आप लोगों को करना चाहिए। अगर आप ये काम जितना इस काम में जैसे ही आप ये करेंगे वैसे ही सरकार जो भी कोशिश कर रही है उसको बहुत बड़ा सेटबैक लगेगा, उनको कदम पीछे खींचने पड़ेंगे। बाकी और भाई अलग अलग प्लेटफॉर्म है, अलग अलग मंच है, सबकी अपनी अपनी राय है, उसमें कोई विवाद भी हो सकता है, झगड़े भी हो सकते हैं, जो होते ही है मतलब है, लेकिन उनको एक और वो चलते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो चलते रहे। लेकिन ये अगर हुआ तो सबके ऊपर मार पड़ेगी जी जी इससे बचने के लिए, और इससे बचने के लिए ये काम करना बहुत जरूरी है जी। एक प्रोसाहब है, एक थोड़ा मतलब मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि ये बड़ा सेंसिटिव भी है, लेकिन चूंकि मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं, क्लोजली वॉच कर रहा हूं। अभी एक यूएसए में एक आतंकवादी जिसको सिख जो खालिस्तान की बात करते हैं, पन्नू नाम का एक व्यक्ति है। पन्नू के ऊपर मूल पुराना हिसाब किताब ये है, मैं कनाडा की बात नहीं कर रहा हूं, लंबी बात हो जाएगी, सिर्फ पन्नू की बात कर रहा हूं। पन्नू यूएसए और कनाडा दोनों जगह के उनकी नागरिकता है। अमृतसर में जन्मे थे, अब वहीं चले गए हैं। सिख फॉर जस्टिस के कुछ कार्यकर्ता भी हैं, स्पोक्स पर्सन भी हैं, उनका लीगल भी देखते हैं। उनके ऊपर एक आरोप ये यूएस गवर्नमेंट का था कि उनको मारने का एक षड्यंत्र भारत के इशारे पे भारत की एजेंसीज ने किया था, और वो निखिल गुप्ता के थ्रू वो षड्यंत्र हुआ था। निखिल गुप्ता ने उसके लिए भाड़े के जो आदमी खरीद रहे थे जो उनको मारे, वो दरअसल यूएसए के अंडरकवर एजेंट थे, और उसके बाद निखिल गुप्ता दूसरे देश में पकड़े गए। वो आके इस समय वो न्यूयॉर्क की जेल में है। ये उनके ऊपर मुकदमा चल रहा है, उसको लेके यूएस वालों ने आपत्ति की, उनके लोग यहाँ हिंदुस्तान में आए, हमने भी एक हाई पावर्ड कमेटी बनाई कि ठीक है हम जांच करेंगे, उनको हमने किनारे ऐसे ब्रश ऑफ नहीं कर सकते थे, नहीं किया। पन्नू ने एक सिविल सूट दायर किया 2-3 दिन पहले एक वहां की फेडरल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, और सिविल सूट पे उसने नाम लेके कहा एनएसए अजीत डोवाल साहब, हमारे रॉ के हेड गोयल साहब, विक्रम यादव साहब जो उस अमेरिका को हैंडल करते हैं, और निखिल गुप्ता जो ऑलरेडी जेल में है, ये चारों लोगों ने मिलकर मेरी हत्या का षड्यंत्र किया, जिसकी वजह से मुझे क्या क्या मानसिक वो हुआ, उन्होंने वो सब किया है। और उन्होंने उसमें ये भी लिखा है उस एप्लीकेशन में कि द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री मिस्टर नरेंद्र मोदी वाज अवेयर ऑफ द एंटायर थिंग, बट सिंस ही हैज द इम्यूनिटी बीइंग द हेड ऑफ द स्टेट, उनका नाम मैं एफआईआर में नहीं लिख रहा हूं। अब वहां से सम्मन जारी हो गए हैं। मुझे ये लगता है वो अपनी जगह है, जो केस चलेगा क्या नहीं। आपको कहीं नहीं लगता है कि हम डिप्लोमेटिकली, हमारा जो विदेश विभाग है वो कहीं ना कहीं फेल किया है? ये यहां तक पहुंचना नहीं चाहिए था। मैं अपने आप ने ये भी धमकी दी है कि जिस दिन नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे उस दिन वो उनके ऊपर ये केस में उनको खींच के लाएगा, तब उनको वो इम्यूनिटी नहीं रहेगी, ये तक धमकी दी है पन्नू। अच्छा, पन्नू के बारे में कुछ कहना बेकार है। हम लोग जानते हैं कि वो खालिस्तानी है,
वो सिख आतंकवादी संगठनों के हिस्से हैं और लंबे अरसे से भारत विरोधी अभियान में लगे हुए हैं। और बहुत खास गंदे, बात ये है कि वो बिल्कुल बहुत गंदे ढंग से, बहुत डिमीनिंग कर से भारत को वो करता है। और दूसरी बात ये है कि पंजाब से उनको कोई सपोर्ट वगैरह है नहीं, किसी पंजाब की जनता को उनकी कोई दिलचस्पी नहीं है। अब वो जमाना चला गया जब खालिस्तानियों को पंजाब में थोड़ा बहुत सपोर्ट मिलता था। अब पंजाब बिल्कुल अलगाव में पड़ गए हैं और विदेश की धरती से वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ये सिखों की आवाज किसी कीमत पर नहीं है, ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी जानी चाहिए पब्लिक इंडिया के मंच पे कि ये सिखों की आवाज नहीं है और ये एक भारत विरोधी तत्व है और इसलिए इनको जितना हाशिए पे फेंका जा सके उतना उचित है। अब आता हूं, सवाल यह है कि भारत की विदेश नीति और सुरक्षा प्रतिष्ठान है वो इस मसले से निपट कैसे रहा है। मेरा मानना है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा गड़बड़ी है। ये पहली बार है आजाद भारत के इतिहास में कि भारत के सुरक्षा प्रतिष्ठान को, भारत की खुफिया एजेंसियों पर यह आरोप लगाया गया है कि एक कोई भारत विरोधी तत्व जो विदेश में है उसकी उन्होंने हत्या करवाने की कोशिश की। ये आरोप पहले कभी मैंने तो कभी नहीं सुना कि भारत के ऊपर लगा हुआ। भारत के खिलाफ विदेशों में बहुत से लोग सक्रिय रहे हैं लेकिन कभी भी ये आरोप नहीं लगा। जासूसी के लगते थे। जासूसी अलग चीज है, जासूसी के लगते थे, दोनों तरफ से खंडन हो जाता था। वो दूतावास के कुछ लोगों को निकाल देते थे, इधर दूतावास को निकाल, वो एक कार्रवाई है, वो हम लोग अलग। लेकिन ये आरोप लगाना कि आप अपने विरोधी को विदेशों में मरवा देना चाहते हैं। अच्छा, और पन्नू एक ऐसे विरोधी हैं जो कि कोई खास जिनका असर रह नहीं गया है। मतलब वो कोई अगर देखा जाए कि भारत से उनको कितना खतरा है तो ठीक, खतरा तो हर विरोधी से होता है, लेकिन सवाल ये देखना पड़ेगा ना वो खतरा कितना है, कितना गंभीर है। पन्नू एक ऐसे विरोधी हैं जो कि इससे कोई भारत को खतरा नहीं है। उसको अगर ये नौबत कैसे आई कि भारत के ऊपर इस तरह का इल्जाम लगा, भारत सरकार जाहिर है इल्जाम को नहीं मानेगी, वो मना कर रही है कि भाई नहीं ऐसा कुछ नहीं किया हमने, है? लेकिन ये इल्जाम ही लगना अपने आप में इस बात का सबूत है कि कुछ ना कुछ भारत के सुरक्षा प्रतिष्ठान में बड़ी गड़बड़ी है। ये एक ऐसा सुरक्षा प्रतिष्ठान है जिसको नरेंद्र मोदी ने सत्ता में आने के बाद में लगातार उसको और मजबूत किया है, यानी उसमें कारकुनों की बढ़ोतरी की गई है। एक बार नई पब्लिक इंडिया के मंच पे मैंने इस बात का जिक्र भी किया था कि अजीत डोभाल के नेतृत्व में सुरक्षा प्रतिष्ठान चलता है। नरेंद्र मोदी ने अभी जब 2019 में चुनाव जीता और उसके बाद अभी जब वो तीसरी बार गठजोड़ सरकार के प्रधानमंत्री बने उस वक्त उसमें उन्होंने एडिशनल एनएसए भी उसके अंदर जोड़े हैं। अब सुरक्षा प्रतिष्ठान ये काफी बड़ा हो गया है, लेकिन सुरक्षा प्रतिष्ठान की विफलताएं जो हैं वो अपने आप में एक लीजेंड है, अपने आप में किंवदंती बन गई है। वो कहानियों का रूप उन्होंने ले लिया है। आप अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन होने वाला था, तालिबान कब्जा करने वाले थे, इस सुरक्षा प्रतिष्ठान को कुछ नहीं पता था। श्रीलंका में जो हुआ, इस सुरक्षा प्रतिष्ठान को पहले से उसकी कोई जानकारी नहीं थी, कोई भी आकलन कर पाने में विफल रहा। बांग्लादेश में अभी भी हुआ, इस सुरक्षा प्रतिष्ठान को कुछ नहीं पता था। मालदीव में जब मुइज्जू चुनाव जीतने वाले थे और जो भारत समर्थक वहां के प्रधानमंत्री थे वो चुनाव हारने वाले थे, सुरक्षा प्रतिष्ठान उसका भी आकलन नहीं कर पाया। ये इसकी स्थिति है। और इसके ऊपर अब अमेरिका जैसे देश में, जो कि भारत का विरोधी देश नहीं है, भारत चाहता भी नहीं अमेरिका विरोधी बने, लगातार अमेरिका से मित्रता करना ही भारत के हित में है, वहां से जब इल्जाम लग रहा है कि आप वहां हत्या करवाने की कोशिश कर रहे हैं, आप कनाडा को और ट्रूडो को छोड़ ही दीजिए, अमेरिका भी इल्जाम लगा रहा, तो ये एक बहुत ही संगीन बात है। ये इनका नरेंद्र मोदी और अजीत डोभाल का जो सुरक्षा प्रतिष्ठान है वो पूरी तरह फ्लॉप है। और अब इनके ऊपर जो मुकदमा दायर हुआ है, इनके संबंध जारी हुए हैं, अब ये लोग काफी संकट में है और काफी मतलब इससे कहते हैं नहीं सिटपिटाए हुए भी है। टीवी पे जिस तरह दबी आवाज में इन लोगों का सपोर्ट हो रहा है, लोगों का समर्थन हो रहा है, उसी से पता लगता है कि ये सिटपिटाए हुए। अमेरिका का विरोध कर नहीं सकते, टीवी पे ज्यादा अमेरिका का विरोध किया नहीं जा सकता है। बिना अमेरिका का विरोध किए हुए आप इस बातचीत का टीवी के ऊपर लफाजी कैसे करेंगे उसके खिलाफ? तो ये बहुत बड़ी, ये अपने ही बनाए हुए गांठों में जो है ये लोग फंस गए। जी, मैं एक चलते एक अंतिम प्रश्न बहुत संक्षेप में मैं इसलिए पूछ ले रहा हूं कि ये कंगना रनौत की पिक्चर का जब अभी सुनवाई हो रही थी बॉम्बे हाई कोर्ट में, तो उन्होंने काफी सख्त लहजे में कहा कि पहले आपसे कहा गया था, उन्होंने सेंसर बोर्ड से कहा है, उन्होंने कहा कि पहले आपसे कहा गया था 5 सितंबर तक आप इस पे कुछ निर्णय लें, अब 25 सितंबर की डेट दी गई है। और उन्होंने साफ कहा है या तो इसको एक्सेप्ट करिए या रिजेक्ट करिए, आप ये बीच में लटकाए क्या हुए हैं। तो इधर से जो जवाब गया और वो बड़ा दिलचस्प जवाब है,
उधर से कहा गया कि साहब असल में ये इसमें पॉलिटिकली बहुत सेंसिटिव है, अगर ये अभी हम लोग बता दें, अभी ये रिलीज हो जाएगी तो बीजेपी चुनाव हार जाएगी क्योंकि सिख इससे गुस्सा हो जाएंगे। ये दलील हाईकोर्ट में दी गई। अब मैं अभी भी नहीं समझ पा रहा हूं कि अगर आप कोई ऐसी हरकत कर रहे हैं तो भाई सेंसर बोर्ड उसको रिजेक्ट कर दे। उसका किस चीज का वेट किया जा रहा है? मतलब कौन भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारेगी जीतेगा, इसको सेंसर बोर्ड से उसका क्या ताल्लुक होना चाहिए? ये ठीक है कि जो सेंसर बोर्ड के प्रसून जोशी, सेंसर बोर्ड की कमान इनके हाथ में है, तो भारतीय जनता पार्टी के खुले समर्थक हैं। मतलब केवल विचारधारात्मक रूप से झुके हुए नहीं हुए, बल्कि बस के खुले समर्थक हैं। भाजपा के प्रचार के लिए वीडियो बनाते हैं, उसके लिए गीत लिखते हैं, वो खुले समर्थक हैं। तो उसमें उसके इस चीज का अगर तर्क अदालत में भी दिया जाएगा कि भाजपा चुनाव हार जाएगी, तो आप समझिए इससे ज्यादा हास्यास्पद और नंगा क्या है? इसमें तो अब ये फिग लीफ भी नहीं है इसके अंदर, अंजीर का पत्ता भी नहीं लगा रखा है उन्होंने। अगर ईसाई शब्दावली का इस्तेमाल किया जाए, वो वाली शब्दावली का इस्तेमाल किया जाए, तो उन्होंने अंजीर का पत्ता भी नहीं लगा रखा है। और मैं अक्सर कहता रहता हूं, कंगना राणावत अभी भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सेवा करती रहेंगी। चाहे वो किसान आंदोलन का सवाल हो, चाहे वो कोई भी सवाल हो, वो इनकी सेवा करती रहेंगी और इनको टिकट देने का और सांसद बनाने का खामियाजा पार्टी और उसका नेतृत्व उठाता रहेगा। जी, मैं बस चलते चलते एक चीज और बता दूं प्रसून जोशी जी के बारे में कि मोदी जी की नजर में वो पत्रकार नंबर 1 है, ये याद रखिएगा। जब विदेश की धरती में उनसे इंटरव्यू लेना होता है तो पत्रकार नंबर 1 प्रसून जोशी और देश की धरती पे पत्रकार नंबर 2 अक्षय कुमार। ये हम लोगों को हरदम याद रखना चाहिए कि उनके लिए 2 पत्रकार सबसे बड़े पत्रकार हैं। प्रोफेसर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।